आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला ग्रुप डी के लिए और देखेंगे इस एंगल के मुकाबले में कौन सी वो टीम्स जो डायरेक्टली जा सकते हैं सेमीफाइनल्स में, कौन सी वो टीम्स जिनके पास अभी भी पूरा मौका रहेगा कि वो सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना पाए, और वो टीम जो कुछ नहीं कर पाए और घर का जो रास्ता है वो नापते हुए शायद आपको दिखाई दे। उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। पर फ्लाइट पाथ कुछ इस प्रकार से बना है जहां पर लगभग सारी ही टीम्स अपने ड्रॉप लोकेशन तक बड़े आसानी से पहुंच जाने वाली है। वहीं पे आप मेटा निंजा को देखिए, उन्होंने 2 इरांगल के मुकाबले खेले हैं और 2 इरांगल के मुकाबले में उन्होंने 47 टोटल पॉइंट्स निकाले हैं। जी हाँ, खतरनाक जो प्रदर्शन है वो उन्होंने करके दिखाया, और दोनों ही रैंगल के मुकाबलों पे वो जो चिकन डिनर है वो भी हमें मेटा निंजा के पास ही जाता हुआ नजर आया, तो ये भी बढ़िया चीज रही है। अब देखना ये कि रैंगल की हैट्रिक क्या मेटा निंजा यहां पर लेकर के जा सकते हैं। हालांकि पॉइंट्स उनके पास वैसे भी काफी ज्यादा ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या पता कोई और वो टीम हो जो और बेहतर खेल के जाए। बट इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है ओएसएच सोस्नो का मिलिट्री बेस का वो एरिया जहां पर वो अब जाने की कोशिश करेंगे। राइजिंग वैसे कई बार चर्चाएं हमने करी है, अभी भी प्रेमोस्क और आसपास का वो जो स्प्लिट है वो देखने को मिल रहा है। लगता है आपको इस मुकाबले में राइजिंग खेलेगी अग्रेसिव? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बात रहने ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके बारे में हमने ऑलरेडी कर ली है और मुझे लगता नहीं है कि हमने लास्ट टाइम जब उनको खेलते हुए देखा था और जब अभी हम उनको खेलते हुए देख पा रहे हैं तो उनके गेम प्ले में हमने कोई भी चेंज देखा हो। कई सारी टीम्स हैं जो एक इवेंट के बाद जब अगले इवेंट में आती हैं तो बहुत सारे नए चेंजेस के साथ आते हैं। मैं प्लेयर चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गेम को खेलने के तरीके में चेंज की बात कर रहा हूं, जहां पर राइजिंग उन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। ड्रैगन जिस तरीके से वो पहले खेलना चाहते थे उसी तरीके से वो अभी भी खेल रहे हैं। जहां उनको पता है कि रोंडो में आप ज्यादा फिनिशेस निकाल सकते हैं, अपनी टीम को एक बड़ी लीड दिला सकते हैं, वहां आपने सर्वाइवल खेलने की कोशिश करी और ठीक है आपने एक हद तक सर्वाइवल गेम प्ले खेला, पर उसके बाद जब आपको पता है कि अब तो वो फाइट लेनी ही लेनी है, उसके बावजूद आप वो फाइट लेना नहीं चाहते और जोन के बाहर आपको डैमेज पड़े जा रहा है और कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पर ठीक है, राइजिंग अभी भी मौका रहेगा कि वाइल्ड कार्ड वहां तक वो अपने आप को पहुंचा पाए। और अगर हम टीम गॉडलाइक की बात करें तो स्कूल अपार्टमेंट्स के आसपास जो ड्रॉप है वो उन्होंने लिया है। पोचिंकी का इलाका वो अभी एसओ के पास हमें देखने को मिल जाएगा। हिग बोजोन वो भी अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं, और मेरी हिग बोजोन भी एक ऐसी टीम जिन्होंने ग्राइंड में सच में बहुत बढ़िया खेला। हमने बीएमआईसी के बारे में बात करी, हमने बीएमएचडी के बारे में बात करी, और वहां पर बनी और पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत उम्दा। स्नो जॉर्ड को हमने एमवीपी रैंकिंग में ऊपर देखा। बट अभी ये 5 मुकाबले हिग बोजोन की वो कहानी तो बयां नहीं कर रहे हैं। 5 के एवरेज से ये टीम पॉइंट्स निकाल रही है, जबकि इससे कहीं ज्यादा बड़ा एवरेज के साथ हमने इस टीम को पहले खेलते हुए देखा है। और ऐसे में अब एक आखिरी मुकाबला और यहां पर भी उनको आवश्यकता है कम से कम 6-7 पॉइंट्स की, अगर जाना है उनको सीधे वाइल्ड कार्ड में। तो पहले तो देखिए उनको सोचना है कि 0 पर एलिमिनेट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर रास्ते लगभग बंद हो जाने वाले हैं। क्योंकि राइट नेशन अगर वो ऊपर पहुंच गए, ओशानी वो थोड़ा ऊपर चले गए, ई स्पोर्ट्स सोशल उनके पास थोड़े बहुत पॉइंट्स आ गए, तो इनको बड़ी ज्यादा दिक्कतें हो जाने वाली है। पर मैं जेनिक्स एफएम के लिए जैसे कह भी रहा था, अभी हमने स्टैट्स देखे, 2 एंगल के मैच में 21 पॉइंट्स निकाले गए। अभी उनके पास 5 मैचेस के बाद वो 31 पॉइंट्स हैं, यानी कि बाकी के जो 3 मुकाबले खेले गए वहां पर मात्र वो 10 पॉइंट्स निकाल पाई है टीम। अब इस आखिरी मैच में देखेंगे अपने आप को वो कितना आगे तक लेकर जा सकते हैं। मुझे सच में लगा था कि जेनिक्स एफएम वो बड़े आसानी से सेमीफाइनल्स में पहुंच जाने वाले हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। पर देखिए एक बात तो तय है कि जो हमारा प्राइस पूल है वो पहुंच रहा है 4 करोड़ रुपए तक। जी हाँ बिल्कुल, और जो हमारी जनता है जो हमें प्यार करती है, हमारी गेम को प्यार करती है, इस पूरे कंपटीशन को प्यार करती है, उन्होंने सच में बहुत उम्दा जो रिस्पांस है वो दिखाए। और आप भी जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए इस पूरे प्राइस पूल में, क्योंकि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से बीजा 2026 इस टूर्नामेंट का नाम लिखा जाएगा। इस रीजन का सबसे बड़े प्राइस पूल का ये टूर्नामेंट हमें देखने को मिल जाएगा अगर प्राइस पूल जाता है 4 करोड़ तक। और ऐसा भी नहीं है कि आपको यूसी खर्च करनी है या कुछ ऐसा करना है, आपको बस अपने फ्रेंड्स के जो क्लासिक मैचेस है वो खेलने, एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स आप कमाइए, आपको जो परमानेंट रिवॉर्ड्स है वो भी मिलेंगे। तो जरूर आप ये काम कीजिए और 4 करोड़ तक इस टूर्नामेंट के प्राइस पूल को बनाइए और इतिहास का हिस्सा बनिए। बट अभी के लिए अगर एफटीआर की बात करें, इंपॉर्टेंट ये मुकाबला उनके लिए भी 36 के साथ वो मौजूद हैं। देखिए एक चिकन डिनर तो एफटीआर को भी सेमीफाइनल्स पहुंचा सकता है। देखिए अगर वो चिकन डिनर ना भी निकालें तो भी मैं मानता हूं कि 16 पॉइंट्स उनको चाहिए होंगे ताकि वो 52 का जो मार्क है एटलीस्ट उसको वो क्रॉस कर पाए। क्योंकि 52 आप लेकर जाएंगे ये तो तय रहेगा कि हाँ आप वाइल्ड फैंग जो टीम है उनके आप बराबरी करने वाले हैं। पर वहीं पर H4 के अगर इनकी बात करी जाए तो कुछ मैचेस इनके भी बहुत बढ़िया गए हैं, कुछ मैचेस जहां पर जो खराब प्रदर्शन था वो भी हमने देखा है। रेज गॉड वो 11 के साथ है, विजर्ड
10 फिनिशेस के साथ हैं, सुजल वो 6 के साथ थे, मैक उनको हमने 2 के साथ देखा। तो ये राउंड 4 जिस तरीके से वो खेल कर गए, पर अगेन H4 के 5 मैचेस खेलने के बाद 30 टोटल पॉइंट्स निकाले गए। मौका तो खैर इनके पास भी था, पर वही है, कंसिस्टेंसी जो मेंटेन कर पाया वो सब ऊपर के साइड पर निकल रहे हैं। या फिर आप मेटा निंजा जैसा एक सिंगल गेम के लिए जहां पर आप 31 पॉइंट्स लेकर जाइए। देखिए, इस आखिरी मुकाबले में तो 31 पॉइंट निकाल पाना किसी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स होती हैं जो कुछ अलग करने की कोशिश करती हैं, कुछ टीम्स होती है जो ओवर अग्रेशन दिखाती हैं, कुछ टीम्स होती है जिनको थोड़े ही पॉइंट्स की अगर आवश्यकता है तो फिर सेंटर ओरिएंटेड गेम प्ले, और ऐसे में वो वन साइडेड डोमिनेशन थोड़ा मुश्किल जरूर, बट नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है। गॉड्स ऑफिशियल की बात करें, स्टैलबर कामेस्की के स्प्लिट में वो भी लूट कर रहे हैं। टीम K9 एक बड़ा मुकाबला इनको भी निकालना पड़ेगा अगर अपने आप को उस सेमीफाइनल्स तक पहुंचाना है। तो वाइल्ड कार्ड का तो कट ऑफ मुझे लगता है वो क्रॉस कर चुके हैं, बट ऐसे में देखना ये भी इंपॉर्टेंट कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। बट मेटा निंजा एक और बढ़िया रोटेशन, पर वो स्लग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए। स्लग हैं जो पिछले 3 मुकाबलों में हमने उनकी टीम से सबसे पहले उनको आगे जाते हुए देखा है, और यहां पर भी वो प्लेयर अपनी टीम से सबसे पहले आगे आया। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि यहां पर एक और टीम आ रही है, उन्होंने गाड़ी उठाई और वो पीछे की साइड पर निकल गए। और वो एक अच्छा निर्णय भी है उनकी तरफ से, जहां उन्हें पता है कि इस वक्त कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। K9 वो 34 के साथ है, पूरी कोशिश रहेगी कि 50 का जो आंकड़ा है वो इस मैच में वो कंप्लीट करे, ताकि अभी भी पूरा मौका बना रहे कि सेमीफाइनल्स में डायरेक्टली जो अपनी जगह है वो बनाई जाए। और पिछले मैच में मेटा निंजा के साथ हमने उनकी वो फाइट देखी थी, पर वहीं पर नेबुला, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम खेलने की ये कोशिश कर रहे थे, वहां तो इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, पर मुश्किल तब हुई जब 4v4 की बैटल लेने की बारी आई। और वहां पर वो प्लेयर्स जो पहले बहुत ज्यादा शानदार खेल रहे थे, थोड़ी बहुत चूक तो खैर वहां पर भी हुई। जी हाँ, और ये कुछ अलग तरीके का जो गेम स्टाइल है वो नेबुला ई स्पोर्ट्स दिखा रही है। और चलिए, 37 पॉइंट्स उनके पास भी मौजूद है, यहाँ से वाइल्ड कार्ड तो वो जा ही रहे हैं, और अगर सच में इस मुकाबले को बड़ा बना पाए तो जो सेमीफाइनल्स के रास्ते हैं वो भी उनके लिए खुले हुए हैं। बट देखिए, मैं बहुत सच्चाई के साथ बताऊं, मेरी तो मुझे वो पुरानी वाली नेबुला ज्यादा अच्छी लगती थी। अग्रेशन दिखाते थे, वन साइडेड डोमिनेशन दिखाते थे, जीरो नॉक पुश वो कर देते थे, थोड़ा मजा आता था देखने में वो नेबुला का परफॉर्मेंस। बट समय के साथ मच्योर जो गेम स्टाइल है वो उनका हुआ है, और देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये प्ले स्टाइल इस BGS 2026 में उनको सच में उस ग्रैंड फाइनल्स या ट्रॉफी की ओर करीब पहुंचा पाएगा। और अभी के लिए जेनिक्स एफएम की दोस्त शॉट्स दिए गए, कमांडो थोड़ी सी HP कम, पर ज्यादा कुछ बदलाव होगा नहीं इससे। मैं तो सोचता हूं कि घोस्ट के पास ज्यादा एमो है भी नहीं, और उसके बावजूद उन्होंने 2 मैगजीन खाली कर दी। और जो बाकी प्लेयर्स हैं जेनिक्स एफएम के, उनको देखना होगा कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है। ज्यादा लूट जो जेनिक्स एफएम के पास हमें देखने को मिले वो इस वक्त मौजूद नहीं। लेवल 1 का हेलमेट लेकर बैठा है खिलाड़ी, मोलोटॉव मिली नहीं है, ग्रेनेड मात्र 1। अच्छी बात है कि 10 स्मोक्स उन्होंने उठा रखे, मे भी डिवाइड किया होगा कि भाई मेरे पास स्मोक्स रहेंगे, या फिर गाड़ी में उन्होंने ग्रेनेड और मोलोटॉव डालकर रखा होगा। पर मैं एक और टीम है जिनको देख रहा हूं जो इस वक्त जोन के बहुत ज्यादा बाहर है, नाम है ओशानी ई स्पोर्ट्स। वो मिलिट्री बेस पर इस वक्त मौजूद। 3 सेकंड और इसके बाद आएगा दूसरा फेज, सेंट्रल शिफ्ट या फिर कोई एक सिंगल कॉर्नर। चलिए, H4 के वो तो खुश हैं इस मैच के अंदर। और अगर OSH की भी बात करें तो आज के दिन पे परफॉर्मेंस दोनों ही मैचेस में उन्होंने कंसिस्टेंट दिखाए। जहां कल 3 मैच में मात्र 4 पॉइंट्स वो लेके गए थे, आज थोड़ी कोशिश उन्होंने बेहतर करी है। 2 मुकाबलों में 10 के एवरेज से उन्होंने पॉइंट्स निकाले, 20 जो वो लेके गए। और अब अगर इस मुकाबले में भी वो कुछ 7-8 पॉइंट्स निकाल देते तो सच में वो टीम 15वें पायदान से अपने आप को क्वालिफाई करा के वाइल्ड कार्ड में जा सकती है। बट इन सब के बीच में एसओ और गॉडलाइक, एक बार फिर से ये दोनों ही टीम सामने सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग है वो कौन क्रिएट करके जाएगा। जी हाँ, पर जॉनथन, उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, पर अगर वो ओपन में रहे तो कहीं दूसरी जगह से भी उनको शॉट्स पड़ ही सकते हैं। पर अपने ही ग्रेनेड से वो प्लेयर वहां पर डाउन हो गया, एस्पावर उनका ग्रेनेड प्लेयर खत्म हो गया। पर अभी भी एएसओ वो अपने 3 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले जॉनथन, वो अभी भी ऊपरी दिशा में, और नीचे की साइड पर नेबुला वो आपको देखने को मिलने वाली है। एस्पावर अभी तक पोजीशनिंग उनको पता नहीं है, एंड वहीं पर जो दूसरे प्लेयर बैठे हैं एसओ के, चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी, एंड स्लो इंतजार करता हुआ वो प्लेयर, और स्मोक्स थोड़े बहुत वहां पर डाल दिए गए। पर एडमिनो की बढ़िया मोलोटॉव जहां पर वो डाउन हो गए, एंड स्लो जॉनथन की तरफ से वो शानदार ग्रेनेड, और एसओ अब वो बचे मात्र 1 खिलाड़ी के साथ, एंड टीम गॉडलाइक शानदार शुरुआत इस मैच की। और यही वो टीम गेम है जो राउंड 4 के इनिशियल 3 मुकाबलों में हमें देखने को मिला था। और यहां पर भी आप देखिए एडमिनो
जॉनथन, एस्पावर, तीनों का एक साथ वो एफर्ट हमें देखने को मिला। मान्या का वो मास्टरमाइंड और अब ग्रे वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। अभी भी गॉडलाइक के पास एक मौका रहेगा कि वो 52 का जो आंकड़ा है वो पार करके जा पाए, बट उसके लिए ऐसे ही उनको अग्रेसिव खेलना है, फाइट जीतनी है। और अभी भी ग्रे वो ऊपर मौजूद है। 4 फिनिश कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। देखना ये कि क्या वो थोड़ा सरप्राइज करके जा सकते हैं अब गॉडलाइक के प्लेयर्स को। ऊपर की तरफ वो मौजूद है और पावर अभी भी वो सीढ़ियों से ऊपर जाने का निर्णय उन्होंने लिया नहीं है। ഹോം അപ്ലയൻസ് വാങ്ങാൻ ഒരിടത്ത് ക്രോക്കറി വാങ്ങാൻ तो बाकी प्लेयर्स हैं गॉडलाइक के, एटलीस्ट उनको ऊपर साथ में आना चाहिए। एक बार के लिए आप चेक करें और एक बार के लिए आप पता करें कि वो जो चौथा प्लेयर है वो क्या अभी भी ऊपर है या फिर नहीं है। पर चलिए फाइनली अब ऊपर जाने की जो बात है वो आ चुकी है, पर पहले मोलोटॉव्स डाले जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कितने इत्मीनान से गॉडलाइक के जो प्लेयर्स थे उन्होंने लूट इकट्ठा किया। अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। जॉनथन बड़े आसानी से उन्होंने ग्रे को एलिमिनेट किया और सोवरेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए 28 टोटल पॉइंट्स के साथ। और 28 पर मल्टीपल टीम्स हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में जो इंतजार कर रही हैं अपने नंबर का कि वो जा पाए वाइल्ड कार्ड्स के अंदर। और ऐसो अब उनको बस बैठ करके देखना है ये मुकाबला और उसके बाद जो 3 मुकाबले बचे हुए हैं और फिर वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स, और तब उनको पता चल पाएगा कि आखिरकार जो सही समीकरण है वो बना क्या। बट देखिए अभी भी अगर हिग बोजोन की बात करें, राइट नेशन, ओएसएच, ये सारी टीम्स के पास मौका है कि वो सच में एसओ से थोड़ा और ऊपर निकलने की कोशिश करें। 3 या 4 पॉइंट्स की आवश्यकता है उनको ऐसा करने में। और अभी जो फाइट है वो शुरू होगी। हिग बोजोन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला इस पर्टिकुलर टीम के लिए। 25 के साथ वो मौजूद है। ये एक फिनिश के साथ अब 26 पे जो आंकड़ा है वो पहुंचा है और बस कुछ और अंकों की आवश्यकता है अपने आप को वाइल्ड कार्ड तक पहुंचाने के लिए। और आप सोचिए किस टीम के साथ वो फाइट ले रहे हैं। उनको भी पता है कि वो टीम बॉटम पर बैठी है, अगर वो फाइट लेना चाहे तो वो फाइट भी कर सकते हैं। स्नोजोर्ड वो प्लेयर तो गाड़ी से सीधा जंप कर गया, वो उतरने के बाद उन्होंने शॉट्स कनेक्ट करे। वो दोनों प्लेयर वहां पर डाउन कर दिए गए एम्पायर ओरिजिनल्स के। और वो जो एक प्लेयर उनके बचे हुए वो वहां से निकलना चाहते हैं। नो डाउट आप वहां से निकल तो जाएंगे, पर एचबी उनके लिए खुशखबरी कि शुरुआती दौर के उनको वो 3 फिनिशेस मिले और अब वो टीम 28 तक पहुंच चुकी है। परोशानी उन्होंने भी जो रोटेशन थी वो उनकी कंप्लीट हुई। कोचिंकी के एजेस तक अब ये टीम आई है, हालांकि अभी भी जोन के बाहर है, पर मैं मानता हूं K9 उनकी बढ़िया रोटेशन रही। जहां पहले हमने उनको बिल्कुल नदन एजेस पर देखा था, जहां पर पहले हमने टीम मेटा निंजा थी वहां पर वो गए थे। मेटा निंजा को देखिए वो कहां पर पहुंच गए। K9 वो बिल्कुल रोजॉक के अंदर थे, अभी भी रोजॉक के अंदर ही है निंजा बॉय। उनके पास जोन का थोड़ा एडवांटेज, वो हिल मौजूद है, पर अगर जोन अब नीचे के साइड पर आता है तो फिर K9 किसी बड़ी टीम के ऊपर या फिर कंपाउंड के ऊपर उनको तो स्लैम करना ही होगा, अगर कुछ हार्ड कंपाउंड्स उनको चाहिए तो। और ऐसे में K9 को भी हमने देखा है कि एज ओरिएंटेड गेम प्ले वो अपना बढ़िया खेल करके जाते हैं और ये एक चैलेंज उनके लिए भी रहेगा यहाँ से बढ़िया परफॉर्म करके जाना। वहीं सदर्न साइड पे अगर हम देखें तो हिग बोजोन अभी भी सर्कल के बाहर, ओएसएच वो अब धीरे धीरे जोन के अंदर जो अपनी एंट्री है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेटा निंजा उनकी भी कमाल की रोटेशन, अभी पोटैटो हिल का वो एरिया उनके पास मौजूद है, हाइट का थोड़ा एडवांटेज भी रहने वाला है। बट आज के दिन पे सच में नाइट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, चाहे पहला मुकाबला हो, दूसरे में भी वो कुछ फिनिश लेके गए और अब ये तीसरे मुकाबले की बारी है। जब भी रीसेंट एडिशन आपका टीम के अंदर होता है तो बहुत सवाल होते हैं जो आपके लिए आते हैं इन जनरल, और नाइट ने उन सारे ही सवालों का जवाब आज अपने गेम प्ले से दिखाया तो है। और ऐसा लग रहा है कि कल के दिन पर थोड़ा प्रेशर जरूर लिया था नाइट ने, जहां पर वो इंडिविजुअल जो फाइट थी वो भी वो प्लेयर जीत नहीं पा रहा था। पर आज के दिन पर रोंडो में शुरुआत ही नाइट ने करी थी। रैंगल का जो मैच था वहां पर भी उन्होंने ही वो जो एक फ्रैग था शायद वो अपनी टीम के लिए लेकर गए थे। अर्ली एलिमिनेशन हुआ था K9 का, पर मैं अभी भी मानता हूं 34 टोटल पॉइंट्स उनके पास हैं और एक बार फिर से ये टीम इस जोन के अंदर बड़े आसानी से पहुंच गई। उनके सामने राइट नेशन मौजूद है और उनके आसपास FTR एक और टीम, एक और शानदार टीम जो इस मुकाबले में मौजूद। वहीं पर अगर फिनिश लीडर बोर्ड की बात की जाएगी, एडमिनो सबसे ऊपर 12 टोटल फिनिशेस के साथ। जी हाँ, उसके बाद हमें क्रेटॉस देखने को मिल जाएंगे। मेटा निंजा के शैडो हैं 11 के साथ, फीनिक्स उनके पास 10 रहेंगे, मान्या वो भी 10 के साथ, नाइट, आदि, साइरैक्स, ये सारे ही खिलाड़ी इस फहरिस्त में मौजूद और इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं ये क्वार्टर फाइनल्स के, जहां पर ये प्लेयर्स स्टेप अप करते हुए नजर आए हैं। पर चलिए अब तो बारी हो चुकी है जोन के अगले शिफ्ट की और ये एक नॉर्थ वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट आता हुआ नजर आया। वो टीम्स जो पोचिंकी के इलाके के आसपास मौजूद थे, अब उन सारी टीम्स को ऊपर जाना पड़ेगा। मेटा निंजा ने तो खैर पहले ही अपनी रोटेशन को इनिशिएट कर दिया था। ऐसे में गॉडलाइक वो सर्कल के अंदर है, नेबुला मौका उनके पास भी एक बड़ा मुकाबला निकालने का, और साथ ही साथ मैड किंग्स जिनका आज का रन कुछ खास अच्छा नजर नहीं आया, उनके पास भी मौका है कि अब
2 मुकाबलों में 5 वाला प्रदर्शन नहीं, जैसा कल 3 मुकाबलों वाला प्रदर्शन था वैसा यहाँ दिखा के जाए वो। देखिए ऐसा लग रहा है कि K9 वो एक सिंगल नॉक का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद सीधा नेबुला के जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर वो चार्ज करने की कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आज के दिन पर स्लग उन्होंने वो जो स्काउटिंग का रोल है वो अदा किया है। सबसे पहले वो अपनी टीम से आगे जाते हैं और उसके बाद जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो स्लग के पीछे पीछे धीरे धीरे करके वो जोन के अंदर पहुंच भी जाते हैं। यहां पर भी पहले स्लग आगे आए और जो अब बाकी प्लेयर्स हैं वो भी बड़ा आसानी से जोन के अंदर पहुंच जाने वाले हैं। पर थोड़ा अब यहाँ पर सवाल रहेगा कि क्या सैंडविच होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि H4 के वो भी है और दूसरे साइड पर नेबुला, उनको हमने देखा था। पर गॉड्स ऑफिशियल जब तक हम इस फाइट की तरफ बढ़ पाते तब तक मेटा निंजा उन्होंने इस मुकाबले से उनको बाहर किया है 28 पॉइंट्स के साथ। वो भी टीम एलिमिनेट हुई। अब उनको इंतजार करना है ओवरऑल स्टैंडिंग का। और काफी क्लीन फाइट, एक प्लेयर बस मात्र नॉक हुआ और उनको भी इजीली रिवाइवल मिल जाएगा। अभी भी मेटा निंजा को सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी खबर एकमात्र कि उनके पास व्हीकल मौजूद है और K9 ने तो H4K की मुश्किलें बढ़ा दी। 2 प्लेयर्स को वहां पर उन्होंने डाउन कर दिया। H4K जो सर्कल के बाहर से जोन में एंट्री बनाना चाहते थे, बढ़िया रेजिस्टेंस वहां पर प्रोवाइड किया गया और अब मुश्किलें वो H4K की भी थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि 30 का आंकड़ा बस छुआ ही है इस टीम ने, क्या वो काफी रहेगा या फिर नहीं? बचे हुए प्लेयर्स क्या कुछ और पॉइंट्स निकाल पाएंगे, वो भी देखने वाली बात। बट सोजल का वो फिनिश कंफर्मेशन गया है मेटा निंजा के पास। जी हाँ, और रेज गॉड वो गाड़ी से गिरकर प्लेयर डाउन हो चुका है, पर नाइट उनको भी यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ और जो दूसरे प्लेयर थे रेज गॉड उनका फ्रैग भी नाइट कंफर्म करना चाहते थे पर वो फ्रैग वहां पर कंफर्म नहीं हुआ। H4 के वो भी बाहर हो गए। ओशानी जिनका रोटेशन अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा था वो मैट किंग्स के साथ फाइट लेने के लिए चले गए और उनको भी अपने डाउन होते हुए देखा। पर मैट किंग्स एक बार फिर से मुश्किलात खड़ी करते हुए, माफ करें K9 के लिए मुश्किलात खड़ी करते हुए मेटा निंजा, और K9 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। निंजा बॉय वो एकमात्र खिलाड़ी बचा हुआ है इस टीम के लिए, पर मेटा निंजा वो इस मुकाबले से बाहर हो गए। पर टीम नेबुला क्या वो यहां पर थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे? जी हां बिल्कुल है। निंजा बॉय वो इस मुकाबले से बाहर और K9 उनका सफर समाप्त हुआ 38 टोटल पॉइंट्स के साथ। और ऐसे में अब चांसेस पूरे की वाइल्ड कार्ड में ही टीम K9 हमें देखने को मिले। ओवरऑल स्टैंडिंग्स आएगी, मैचेस खत्म होंगे, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि 38 शायद उनके लिए काफी ना हो। नेबुला की बात करें वो 39 तक पहुंच चुके हैं और मेटा निंजा क्या रश हमें उनके द्वारा देखने को मिला। और देखिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रही K9 क्योंकि साइड लाइन से ग्रेनेड्स भी उसी टाइम आ रहे थे। फियर्स वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे, आदि का वो ग्रेनेड जो उनको फिनिश ऑफ करके गया, और निंजा बॉय आखिरी खिलाड़ी वो भी ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाए। बट चलिए फिर भी K9 वो जो पहला ही मुकाबला उन्होंने खेला था वही उनके लिए बहुत ज्यादा काफी रहेगा और वो इस टूर्नामेंट में बने जरूर रहने वाले हैं। अगेन ग्राइंड की #1 टीम जिसने 160 प्लस फिनिशेस निकाले 24 मुकाबलों में, वाइल्ड कार्ड जा रही है मोस्ट प्रोबेबली। जी हाँ, और वाइल्ड कार्ड ही वो जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाला जो मैच था जब राउंडो खत्म हुआ था वहां पर जो 16वीं टीम थी उनके पास 39 टोटल पॉइंट्स थे। इनके पास तो वैसे भी 38 हैं और एक और मैच बीत चुका है तो और भी टीम्स ऊपर जा चुकी होंगी। एक सिंगल मैच जहां पर आपने 26 टोटल पॉइंट्स निकाले थे, बढ़िया गेम वहां पर आप खेल कर गए, पर उसके बाद के जो मैचेस थे वहां वो उतना बढ़िया प्रभाव वो डाल नहीं पाए। पर ऐसा लगता है कि भाई मेटा निंजा आज के दिन पर K9 के तो बिल्कुल सब मैग्नेट की तरह वो चिपक गए, जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर वो टीम दिखाई दे रही है। पर मैट किंग्स कुछ इस प्रकार से उन्होंने ओशानी के साथ वो फाइट ली और एक सिंगल समय पर कितनी सारी जो टीम्स थी वो एलिमिनेट हो गई। पर देखिए जो भी है, जो भी एलिमिनेट हो रहे हैं, आप बस गेस कर सकते हैं कि कौन बचा होगा। नाम है राइजिंग ई स्पोर्ट्स। जी हाँ, और उनके पास फिनिशर्स कितने ये भी आप गेस कर सकते हैं, वो रहने वाले हैं 0। बट अभी शैडो ओजी ने शायद यहाँ पे एक 1v3 करके दिखाया, वो भी बढ़िया जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था वो दिखा करके गए। मैट किंग सर्कल के अंदर जो वेस्टर्न एजेस से एंट्री है वो उन्होंने बना दी। चलिए राइजिंग कम से कम भले ही फिनिशेस उन्होंने ना निकाले हो बट सर्कल के अंदर वो मौजूद है। बट अगेन मेजी अगर फाइट वहां पर होती है जैसा पिछले मुकाबले में हुआ, मैं अभी भी थोड़ा डर के माहौल में ही राइजिंग ई स्पोर्ट्स को मान के चल रहा हूं कि वो आगे क्या करने वाले। वही अगर नेबुला की बात करें, अब उनको जोन के अंदर एंट्री बनानी है। जेनेक्स एफएम और ई स्पोर्ट्स सोशल के बीच में से ये टीम रोटेट करके आगे जा रही है। उनके ऊपर शॉट्स भी आए, उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को रोकना सही नहीं समझा और अब वो सर्कल के अंदर आ चुके हैं हिट बोजोन के करीब। जी हाँ, और एचबी स्वागत के लिए तैयार हैं। वहां पर जो एक ग्रेनेड था वो भी डाला गया है, पर हीरो उनके पास बाइजन मौजूद है और उसके बावजूद जंप करते हुए उन्होंने क्रेटोस को डाउन कर दिया और सीधा फ्रैग जो था वो भी कंफर्म किया है। और 39 के साथ नेबुला
वो भी सेमीफाइनल्स में तो नहीं बढ़ सकते, एटलीस्ट उनको 45 का मार्क तो क्रॉस करना होगा। थोड़ी जो उम्मीद है वो शायद बनी रहे, पर एचबी उनको भी तो फ्रैग्स चाहिए ही चाहिए। 29 तक वो भी टीम पहुंच पाई है, पर नेबुला एक प्लेयर जिनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, उनको अपने आप को हील करने की जरूरत है। फिनिक्स उनका नाम, अभी तक अपने आप को हील किया नहीं, पर चलिए फाइनली फुल मेडिकेट का यूज किया गया। और जहां पर आगे जा रहे हैं वैसे भी वो तो ग्राउंड पूरा ही ओपन है। आप अब 1 मिनट के लिए इंतजार करिए और उसके बाद जो छठा फेज आएगा फिर शायद जो आप रोटेशन है वो करने की यहां पर कोशिश करें। पर टीम नेबुला सर्वाइवल गेम से काम नहीं चलने वाला, वो फाइट उन्हें निकालना होगा अगर 45-50 तक उनको जाना है तो। और एक खिलाड़ी भी उन्होंने अपना गवा दिया है, ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो उनकी थोड़ी बहुत बढ़ेंगी जरूर। वो रोटेशन काफी कॉन्फिडेंट थी, बट अभी भी सर्कल के अंदर ही टीम देखने को मिल रही है। मैड किंग्स की बात करें तो उनका 2-2 का स्प्लिट, शैडो क्लच गॉड वो एक साथ खेल रहे हैं, प्रो और साइडेक्स है जो दूसरी टुकड़ी के रूप में अभी साउथ वेस्टर्न जो एजेस रहते हैं वहां पर मौजूद, और ग्रेनेड किया जा रहा है आदि के ऊपर। देखना ये कि क्या वहां पे जो वैल्यूज है वो मैड किंग अपने खाते में लेकर के जा सकती है। जेनेक्स एफएम वो भी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं 31 के साथ। वो टीम गॉडलाइक की बात करें ईस्टर्न एजेस पे वो अभी भी मौजूद रहेंगे। और फाइनली राइजिंग ई स्पोर्ट्स के ड्रैगन एक ओपनिंग क्रिएट करते हुए, और आप सोचिए एफटीआर के ऊपर वो शॉट्स लिए गए। एफटीआर उनको भी यहां पर पॉइंट्स निकालने की जरूरत पड़ने वाली, पर गॉडलाइक वर्सेस जेनेक्स एफएम उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर घोस्ट वो डाउन है। एफटीआर जो प्लेयर डाउन है, लगता तो नहीं रिवाइवल इतना आसान होने वाला है। सामने से एक ग्रेनेड फ्रोजन, जी हां उनका एलिमिनेशन हुआ ड्रैगन, उन्होंने अपना फ्रैग कंफर्म किया। पर अब आती है ग्रेनेड की बारी। अमोघ उनके बहुत करीब वो ग्रेनेड आया, डैमेज दिया गया, पर ये ग्रेनेड अमोघ को करेगा डाउन। और काइजर वो भी पीछे की साइड पर मौजूद है, थोड़ा वो पीछे निकल गए, पर राइट नेशन का एक प्लेयर डाउन था, उन्हें जरूर रिवाइव कर दिया गया। पर मोगली उनके पास अपना एक अलग एंगल मौजूद है, शायद बग्गी की आवाज वहां पर राइजिंग के जो प्लेयर्स थे वो सुन नहीं पाए। अमोघ उनका एलिमिनेशन हुआ और काइजर वो भी यहां पर डाउन हो गए। शैडो ओजी उन्होंने वो दोनों फ्रैग्स कंफर्म कर दिए, और ये वो मैच है जहां पर शैडो ओजी उनका वो ओजी वाला प्रदर्शन दिखता हुआ। दूसरी तरफ एक बोजोन और ई स्पोर्ट्स सोशल एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट में, और ई स्पोर्ट्स सोशल के तो 2 प्लेयर्स अभी भी थोड़ा पीछे दिशा में हमें देखने को मिल रहे हैं। हीरो के कंधे पे ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आई है, क्या वो रिवाइवल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? बनी धीरे धीरे वो पीछे आ जरूर रहे हैं, और जी हाँ अब लग तो रहा है कि रिवाइवल में शायद ज्यादा दिक्कतें ना हो, पर ये ग्रेनेड जो है वो थोड़ा लेफ्ट राइट ज्यादा जा रहे हैं। देखिए हम समझ पा रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स पे आखिरी मुकाबला चल रहा है इस टीम का, जो नर्व्स है वो तो हाई होने ही वाले हैं, क्योंकि हेग बोजोन ने अभी तक वो 30 का आंकड़ा नहीं छुआ। जो पहली कैजुअलिटी है वो आ चुकी है, दूसरी तरफ ओमेगा वो भी डाउन है। हेग बोजोन एक और ग्राइंड की टीम यहां पर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। 2 प्लेयर्स बचे जरूर है हीरो और स्नोजॉट के रूप में, और अभी भी वो पहला प्लेसमेंट पॉइंट आया नहीं है, क्योंकि 9 टीम्स अभी भी सर्वाइव कर रही पर है। नेबुला उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ रही है, क्योंकि फिनिक्स वो डाउन हो गए, उनका एलिमिनेशन है। नेबुला अब वो अपने मात्र एक खिलाड़ी के साथ बचती है, जो दूसरा प्लेयर है वो अभी भी डाउन है। रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट किया नहीं गया, पर एचबी उनको कुछ ना कुछ करके पॉइंट्स निकालने होंगे। आदि वो भी डाउन हो गए, और नेबुला क्या है इस मुकाबले से वो बाहर हुए। जी नहीं, अभी भी उनका एक प्लेयर बचा रहेगा, पर हीरो उन्होंने वांटेड को डाउन किया, वांटेड वो एलिमिनेट कर दिए गए। कलयुग वो सीधा चार्ज करना चाहता है, हीरो का बढ़िया वो शॉट, कलयुग वो यहाँ पर डाउन। और ई स्पोर्ट्स सोशल अभी तक उनके 4 प्लेयर्स बचे हुए थे, अब वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ, और ये 2v2 की बैटल, और अगेंस्ट द जोन उनको आगे आने की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बोजोन बढ़िया वो खेल के गए, 30 का जो आंकड़ा है वो उन्होंने पार कर लिया, बट विल दैट बी इनफ? दैट इज द क्वेश्चन। अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी फाइट लेने की कोशिश करते हुए एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी, और हीरो वो 1v2 करके चले गए ई स्पोर्ट्स सोशल को। एक बोजोन वो अभी भी वाइल्ड कार्ड की उम्मीदें बरकरार, क्योंकि उस फिनिश के साथ पहला प्लेसमेंट का पॉइंट भी जाएगा उनके खाते में। और 34 टोटल पॉइंट्स निकाल दिए गए, और अभी भी मौका रहेगा ज्यादा पॉइंट्स निकालने का। बट गॉडलाइक उन्होंने भी कई सारे शॉट्स लिए, वहां पर प्लेयर्स को डाउन किया गया, पर एस्पावर वहां पर उनके ऊपर भी शॉट्स पड़े हैं। एस्पावर डाउन है, पर हालांकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ एकजुट। गॉडलाइक अभी भी अपने 4 प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले में मौजूद है। रिवाइवल दिया जाएगा, हीलिंग्स उनके पास मौजूद रहने वाली है, पर हीरो अब उनकी मुलाकात क्लच गॉड के साथ। प्रो वो भी सामने से आने वाले। जॉनथन उन्होंने अपना जो फ्रैग था वो कंफर्म करा, पर हीरो शायद उन्होंने अपना काम कर दिया है, जो एक प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी लेकर गए। और 34 के साथ हिग्स बोसोन उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। और रायट नेशन ने भी क्या बढ़िया गेम पे दिखाया है। एक अंडरगॉड लाइनअप, 5 फिनिशेस वो लेके गए, 30 का आंकड़ा उन्होंने भी क्रॉस करा, और वो कंपोजर क्या बढ़िया तरीके से दिखाया है, जहां पे हम देख पा रहे हैं ई स्पोर्ट्स सोशल जैसे नाम जो बाहर होते हुए नजर आए। पर चलिए नेबुला
कोशिश बढ़िया करी, 40 के आंकड़े तक वो पहुंचे, पर मुझे लगता नहीं कि 40 का आंकड़ा जो है वो उनको पहुंचा करके जा सकता है सेमीफाइनल्स में। वाइल्ड कार्ड के साथ उनको जो समझौता है वो करना पड़ेगा। गॉडलाइक के पास एक मौका जरूर है। मैड किंग्स वो तो ऑलरेडी 52 पे पहुंच गए हैं और मैड किंग्स तो सच में बस छू चुके हैं सेमीफाइनल्स को। मैं तो सोच रहा हूँ कि राइट नेशन अगर वो चिकन डिनर लेकर जाते हैं, मैं बात कर ही रहा था कि डॉलर डाउन हो गए, पर देखिए अभी भी संभावना है कि जो रिवाइवल है वो वहां पर एग्जीक्यूट किया जाए क्योंकि प्लेयर्स मौजूद हैं। पर गॉडलाइक, जी हाँ बिल्कुल जैसा आप कह रहे थे, यहां से सीधा सेमीफाइनल्स में जाने का पूरा मौका उनके पास बना रहेगा। 43 पॉइंट्स के साथ ये टीम मौजूद है, हालांकि अभी भी ये टीम जोन के बाहर। पर जेनिक्स एफएम सर्वाइवल गेम के साथ आप अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा सकते। राइट नेशन वो फाइट लेने के लिए चले गए, आदि वो अकेले वहां पर चले गए, गिराए गए वो प्लेयर, और ड्रैगन के द्वारा जो दूसरे प्लेयर है राइट नेशन के वो यहां पर डाउन हो गए। राइट नेशन अभी तक उनके चारों प्लेयर्स इस मैदान के अंदर थे, अब बचे हैं 3 खिलाड़ी। पर मोगली क्या वो प्रहार कर सकते हैं राइजिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर? वो जो एक सिंगल ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश रहेगी, जी नहीं, थोड़ा दूर निकल गया। पर गॉड लाइक वो आए थे करीब राइट नेशन के, और देखना ये कि आगे किस प्रकार से वो बढ़ेंगे। बट फाइनली मोगली उन्होंने वो शॉट लिए। टीम राइजिंग अभी भी वो 24 के साथ देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में क्या एक और अपसेट टीम राइजिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। जेनिक्स एफएम उनका समापन, बट उन्होंने 33 का आंकड़ा छू लिया। एक आखिरी खिलाड़ी, अभी भी मोगली वो कोशिश कर रहे हैं, बट टीम राइट नेशन वो भी राइजिंग के ऊपर फाइट लेने के लिए चले गए। मोगली अब वो आगे आ रहे हैं, राइट नेशन के मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बट पहले मोगली का समापन हुआ। दूसरी तरफ से मैड किंग्स के साइरेक्स वो भी क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए, और ऐसे में राइजिंग के ऊपर हर तरफ से वो वार आता हुआ। युवा एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, मान्या का वो स्प्रे, और अभी भी राइजिंग के वो प्लेयर सरवाइव करने की कोशिश, बट यहां पर उनका समापन हुआ। और मेजी राइजिंग वो 30 के आसपास ही पहुंचे, 30 का आंकड़ा पार नहीं किया उन्होंने। चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार किया जाएगा, पर अब देखिए वो बैटल है जो शायद हर ऑडियंस इंतजार कर रही होगी कि ये वो बैटल है जो होना चाहिए था, कम से कम एक बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। और अब वो फाइट होने वाली है, क्लच गॉड वर्सेस जॉनथन। देखना ये है कि ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है। दोनों ही टीम बिल्कुल एजेस पर मौजूद है, 8वां जोन बना, और अब दोनों ही टीम के 2-2 खिलाड़ी जो जोन के अंदर, 2 प्लेयर्स को अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। मैड किंग्स वो तो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ये तय बात रही। पर गॉडलाइक उनको अभी भी थोड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। प्रो उनका एक बढ़िया स्प्रे जाता हुआ सामने, गॉडलाइक उनके वो तीनों प्लेयर्स आगे जाने के लिए तैयार है। क्लच गॉड वो सबसे पहले गिराए गए, क्लच गॉड वो यहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर अब ये बैटल आ चुकी है 3v4 के ऊपर, और ये चिकन डिनर गॉडलाइक को सेमीफाइनल्स में लेकर के जा सकता है। बांधिया उनका एक्सप्रेस शैडो वो डाउन की जाएगी, प्रो एचपी उनके पहले से ही कम है, और गॉडलाइक वो डोमिनेट करके इस मुकाबले में चिकन डिनर के करीब, क्योंकि साइरेक्स वो बचते हैं अब एकमात्र खिलाड़ी। ये चिकन डिनर वो सेमीफाइनल्स का टिकट बहुत अहम गॉडलाइक के लिए, और ऐसे में चारों प्लेयर्स के साथ वो प्रेशर मैड किंग्स के ऊपर। मैड किंग्स को लगा ऑन संडे मैड किंग्स प्लेस, बट यहां पर जो गॉडलाइक का गॉड टियर परफॉर्मेंस है वो आएगा। फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और स्वागत है गॉडलाइक का BGIS 2026 के सेमीफाइनल्स में। क्या कमाल का यहाँ पे ये कैलकुलेशन, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये फाइट में ले गए और आखिर की में जब बारी आई फाइट